हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी में हम भारत की नागरिकता सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछले वीडियो से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, सुंदरवन जो हमारा है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि अम्फान चक्रवात के कारण इसका 28% जो भाग है वो क्या हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। और दोस्तों, बात करते हैं इसकी, तो यह भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, यानी कि वेटलैंड, यानी कि पूरे भारत में जो दलदल भूमि का क्षेत्र है 35, उसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन आता है? सुंदरवन का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा रामसर साइट भारत में कौन है, तो आप बताएंगे सुंदरवन। और अगला है कि यह यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी है, यानी कि यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित कर दिया है। और यह दो नदियों के बीच, यानी पश्चिम बंगाल की हुगली नदी और बांग्लादेश की बालेश्वर नदी के बीच में स्थित क्या है? एक दलदलीय क्षेत्र है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और एक डेल्टा भी है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अगला करंट अफेयर्स हमारा है, अगला करंट अफेयर्स है, विश्व व्यापार संगठन ने भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। तो ब्रजेंद्र नवनीत क्या होंगे दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन में हमारे क्या होंगे? प्रमुख होंगे, प्रतिनिधि होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन में राजीव टोपनो की। तो राजीव टोपनो क्या होंगे? विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार बनाए गए हैं ये। और दोस्तों, बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो पीके सिन्हा जो हैं वो है भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार। और विनय मोहन क्वात्रा जो हैं ये अभी अभी नेपाल में नियुक्त किए गए भारत के क्या हैं? राजदूत हैं। अगर बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। और इसके प्रमुख की बात करें तो इसके प्रमुख है पास्कल लैमी, जो बेल्जियम से आते हैं। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो 164 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों, अभी अभी हमने देखा है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि कौन चुना गया है? तो टीएस तिरुमूर्ति क्या चुने गए हैं? भारत में के यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि चुने गए। किसके स्थान पर? सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर। अगले करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अनुसार 2019-20 वित्तीय वर्ष में 2018-19 के मुकाबले कर संग्रह में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो दोस्तों, जो कर संग्रह 2017-18 में था वो था 12,97,000 करोड़, वो 19-20 में हो गया 12,33,000 करोड़, यानी कि कुल कितने प्रतिशत की कमी दर्ज करी गई है दोस्तों? तो 5% की कमी दर्ज की गई है हमारे इस वित्तीय वर्ष में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5% की कमी दर्ज की गई है प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात। तो भारत में ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है? तो दोस्तों, यह देश है एक यूरोपीय देश जिसका नाम क्या है? डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और यहाँ की मुद्रा के नाम क्या है दोस्तों? क्रोना है। और दोस्तों, बात करते हैं दोनों देश क्या करेंगे ऊर्जा क्षेत्र में? पवन ऊर्जा, ऊर्जा खरीद में लचीलापन, पावर ग्रिड निर्माण तथा ऊर्जा व्यापार में लचीलापन लाने के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। और भारत में बात करें विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की बात करें तो कौन है दोस्तों? RK सिंह, जो कि कहाँ से हैं? आरा से सांसद हैं। और दोस्तों, अभी अभी आपको पता है कि हमने पर्यावरण समझौता किसके साथ किया है 10 वर्षों के लिए? भूटान के साथ किया है। 9 समझौते हमने अभी अभी हाल में किसके साथ किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने डेनमार्क के साथ भी समझौता कर लिया है। दोस्तों, अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो वायुसेना ने कोविड-19 के मरीजों के लिए एक बोट यानी कि बॉक्स यानी कि कैबिनेट, एक बॉक्स का निर्माण किया है। उसका क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों? अर्पित नामक एक बॉक्स तैयार किया गया। क्योंकि दोस्तों, अगर दूरस्थ क्षेत्र में मान लेते हैं कि लद्दाख में
कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसे एक बेहतर सुविधा देने के लिए क्या किया जाएगा, हेलीकॉप्टर से यानी एयरलिफ्ट किया जाएगा। और एयरलिफ्ट जब किया जाएगा उसे, तो उसे हेलीकॉप्टर में प्रॉपर जगह नहीं होगी रखने के लिए, इसलिए उसे एक आइसोलेशन बॉक्स बनाएगा जहां पर ऑक्सीजन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उस बॉक्स में डालकर रखा जाएगा और लाकर अस्पताल में एडमिट कर दिया जाएगा। तो ये कैबिनेट किसने बनाया है, हमारी वायुसेना ने बनाया है। वायुसेना प्रमुख का नाम क्या है दोस्तों, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हमारे क्या हैं, वायुसेना प्रमुख है। ऑप्शन की बात करें तो कोरोबोट क्या है, भारत या विश्व का पहला इंटरनेट द्वारा संचालित रोबोट है। और नवरक्षक क्या है, नवरक्षक को नौसेना ने बनाया, यह एक पीपीई किट है। और आयुष कवच उत्तर प्रदेश का क्या है, कोरोना को से लड़ने के लिए बनाया गया ऐप है। और बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट की बात करी है, तो दोस्तों उसने बात कही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुल गिरावट कितने प्रतिशत दर्ज की जाएगी, 5.2%। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर वो इसकी बात नहीं कर रहा है जिसे आप जीडीपी कहते हैं, ये पूरी अर्थव्यवस्था की ही बात कर रहा है कि यानी कि अगर कोई अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की है तो वो $1 ट्रिलियन से घटकर $97 बिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी कि लगभग 3% की कमी अगर होती है तो उसी प्रकार से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कितना 5.2% की कमी होगी। अगर हम मान लेते हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कितनी है, मान लेते हैं कि $100 ट्रिलियन है, तो कितना बच जाएगी, वो 95 ट्रिलियन या 95 ट्रिलियन के आसपास ही क्या रह जाएगी। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन की, तो उसने कहा कि भारत के जो अर्थव्यवस्था वो कितनी सिकुड़ेगी, वो 3.2% सिकुड़ेगी। और विकसित देशों अमेरिका और अमेरिका, रसिया और फ्रांस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी देखी जाएगी, वो 7% की कमी देखी जाएगी। ये दोस्तों काफ़ी चिंताजनक बात है, ये हमारे विश्व बैंक ने कहा है। और इस रिपोर्ट को उसने नाम दिया है ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट, यानी प्रॉस्पेक्ट का मतलब एक प्रकार से अनुभव लगाया गया है कि किस प्रकार से जीडीपी अर्थव्यवस्था ग्रो करने वाली है। और इसकी बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जुलाई महीने में काम करना शुरू किया था इसने। और इसके मुखिया जो हैं वो डेविड मैल्पस हैं, और इसके जो निदेशक हैं वो कौन है, अंशुला कांत हैं। और दोस्तों आगे बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो मध्य पूर्व का कौन सा देश जुलाई में मंगल मिशन लॉन्च करेगा, तो दोस्तों इसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात क्या करेगा, मंगल मिशन लॉन्च करेगा। और इस मिशन का नाम क्या है दोस्तों, आमेद अमल यानी कि आशा यानी कि होप उस मिशन का नाम है, जिसे जापान के तानेगाशिमा से लॉन्च किया जाएगा। यानी किसके सहयोग से लॉन्च कर रहा है इसे, तो जापान के। और एक मंगल मिशन और आपको ध्यान रखना है कि नासा कौन सा मंगल मिशन कर रहा है, उसका नाम है परसेवरेंस। और दोस्तों यूएई की बात करें तो यूएई की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा क्या है, दिरहम है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि किस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह को इस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे को भारत का नोबेल कहा जाता है, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के याद में दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा, और इसे एशिया को नोबेल कहते हैं। और 2019 में ये भारत के एक व्यक्ति यानी भारतीय पत्रकार रवीश कुमार जी को दिया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों अगर करंट अफेयर्स की, तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि हमने पिछले दिनों बताया था कि एनजीटी ने मंजूरी दे दी है कि इंडियन ऑयल लिमिटेड क्या कर सकता है, वहां से तेल निकाल सकता है वहां के कुओं से। तो इंडियन ऑयल लिमिटेड तेल निकाल रहा था उस कुओं से, वहां से गैस का रिसाव हुआ और आज शाम तक वहां पर क्या हो गया, बहुत भयंकर विस्फोट हो गया और आग लग चुकी है वहां पर, इसलिए चर्चा में फिर से आ गया है। तो दोस्तों यह नेशनल पार्क कई लुप्त प्राय प्रजातियों का क्या है, घर है, इसलिए काफी ज्यादा यहाँ पर चिंताजनक बात है। और यहाँ अन्य नेशनल पार्क की बात करें असम में, तो काजीरंगा, मानस और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, असम में ही है। असम की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल का नाम जगदीश मुखी है। और इसने धन्वंतरी नामक एक बहुत प्रतिष्ठित योजना लॉन्च करी है किसने, असम में। और असम में भारत का पहला कौशल विकास
विश्वविद्यालय भी खोला जाने वाला है असम में ही, और असम में ही भारत का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप है जिसका नाम है मांजुली। अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला करंट अफेयर्स हमारा आ रहा है, भारत सरकार ने मनरेगा योजना के लिए कितने रुपए का फंड जारी किया है? तो भारत सरकार ने 1,01,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया मनरेगा के लिए, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं जो बाहर से यानी कि दूसरे राज्यों से अपने घरों की ओर आ रहे हैं, तो उन्हें क्या किया जाएगा, रोजगार देने के लिए बहुत ही बेहतरीन साधन मालूम पड़ रहा है, या बहुत ही बेहतरीन साधन माना जा रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, यानी जिसे हम शॉर्टकट में मनरेगा कहते हैं। उसके लिए 1,01,500 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, और सरकार ने इसके पहले कितने रुपए दिए थे? तो 31,493 करोड़ सरकार ने पहले ही जारी कर दिए थे। इस समय पूरा देश में कितने 6.69 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है हमारा मनरेगा। और मनरेगा के तहत सबसे अधिक अभी हाल ही में आया था न्यूज कि रोजगार देने वाला राज्य है कौन? छत्तीसगढ़। और इसकी योजना को लागू करने की बात जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम में आ रहा है सरकार के, जिसे लागू 7 सितंबर 2005 में किया गया था। अब आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कम करंट अफेयर्स है, यहाँ पर कोई टारगेट नहीं रखते हैं हम कि इतने करंट अफेयर्स हमें करवाने हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ नहीं, केवल हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों अपने नागरिकता सीरीज को। तो नागरिकता हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, सारे अनुच्छेद पढ़ लिए थे, नागरिकता को कैसे प्रभावित किया जाता है, नागरिकता कैसे छीनी जाती है, नागरिकता किस किस को कैसे कैसे दी जाती है, वो सारी बातें हमने कर ली थी। अब हम बात करते हैं अपनी नागरिकता के एक नए पहलू, विदेशी भारतीय नागरिकता, जो काफ़ी बाद में जोड़ा गया। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि यह नागरिकता शुरू कब से की गई। तो ये शुरुआत इसकी 2002 में सबसे पहले इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने सरकार से कहा कि 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन करके विदेश में रह रहे भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाए। अब दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनसे भारत का एक प्रकार से नाता खत्म हो चुका था, उसे एक प्रकार से भावनात्मक रिश्ता जोड़ने से उन सभी के लिए क्या किया गया, ऐसी दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारी सरकार के विचार में आया, जिसे कि जोड़ा भी गया बाद में। अब देखते हैं दोस्तों अपने कि हमने कहा था कि नागरिकता के संबंध में जितने भी कानून बनेंगे वो सभी किसके अंतर्गत बनेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 में जितने भी संशोधन होंगे वो इसी में होंगे। तो सबसे पहला संशोधन इसके लिए कब किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 आया, और इसमें प्रावधान किया गया कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जिसे कहा गया POIS कार्यक्रम कुछ देशों के लिए शुरू किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ देशों के लिए शुरू किया गया कि जैसे मान लेते हैं कुछ 10-5 देशों में रह रहे विदेशी भारतीयों के लिए क्या किया गया, यह कार्यक्रम खोला गया। और दोस्तों लेकिन 2005 में इसमें पुनः संशोधन के द्वारा इसमें क्या कर दिया गया, यानी एक संशोधन और हुआ नागरिकता अधिनियम 1955 में, उसे कहा गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, यानी कि OCI। तो दोस्तों OCI योजना सभी विदेशी भारतीयों के लिए की गई। तो सभी विदेशी भारतीय, यहाँ कुछ देश को इसमें नहीं शामिल किया गया, पूरे विदेशी भारतीय इसका लाभ ले सकते हैं अगर वो देश अलाउ करता है जिस देश में वो रहते हैं। जैसे मान लेते हैं इंग्लैंड में अगर कोई व्यक्ति रहता है और इंग्लैंड नहीं चाहता कि वो जो व्यक्ति भारत से आकर यहाँ पर नागरिक बन चुका है वो भारत की और एक नागरिकता ले, तो नहीं ले सकता। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी आगे हम बात करते हैं 2003 और 2005 की बात को आप याद रखेंगे। हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि यह नागरिकता अधिनियम 2015 में पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा POIS को क्या कर दिया गया दोस्तों, POIS को OIC में समाहित कर दिया गया। यानी कि लोगों को कन्फ्यूजन हो रहे थे कि हम POIS लें कि OIC ले लें, लेकिन बाद में ज़्यादा प्रभावी OIC हो गया, तो इसलिए इसमें क्या कर दिया गया, POIS को क्या कर दिया, उसमें समाहित कर दिया गया। अब यहाँ पर नोट की बात जान लें कि यह कार्ड उसी भारतीय विदेशी नागरिक को दिया जाता है जिस देश का वह निवासी है, अगर वह देश उसे ऐसा करने की मंजूरी दे। यानी कि अगर कोई
कोई देश चाहता है, मान लेते हैं आप जाते हैं विदेश में और विदेश की नागरिकता आपने प्राप्त कर ली और आप भारत से OIC यानी ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर बनना चाहते हैं और लेकिन ब्रिटेन नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, तो आप वह कार्ड नहीं ले सकते। हम उसी देश को उसी देश के लोगों को विदेशियों के कार्ड देते हैं जिस देश की सरकार ऐसा चाहती है। और प्राप्त करने की इसकी शर्तें क्या हैं दोस्तों? तो इसे प्राप्त करने की बहुत सारी शर्तें नहीं हैं यहाँ पर। वे सभी लोग जो संविधान लागू होने के समय या उसके बाद भारत के नागरिक हों या भारतीय नागरिकता के पात्र हों लेकिन विदेशों में चले गए हों। प्राप्त अधिकार की बात करें तो इन्हें अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पर प्राप्त अधिकार के बाद हम निगेटिव में करेंगे, क्योंकि निगेटिव में कर लेंगे तो पॉजिटिव अपने आप सामने आ जाएगा आपके। तो देश के किसी भी संवैधानिक प्रशासनिक पद को ग्रहण नहीं कर सकता। भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये इसके लिए प्रतिबंध है, या कहें या अधिकार कहें, जो भी आप समझ लें। और इसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि वही वोट नहीं दे सकता हमारे देश में। अब ये करता क्या है? तो ये देश में कभी भी आ जा सकता है, देश में निवास कर सकता है और सारे काम कर सकता है, लेकिन ना तो वो कोई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, न राष्ट्रपति, न कोई सरकारी नौकरी पा सकता है, न किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण कर सकता है सरकार की अनुमति के बिना। अब इस कार्ड का परित्याग कैसे होगा? तो इस कार्ड का परित्याग यानी कि जो उसने लिया है उसे वही कह दे कि हम इस कार्ड को नहीं लेना चाहते। और इसके दूसरे कंडीशन है कि अगर आप हैं और आपके माता पिता OIC कार्ड होल्डर हैं, आप नाबालिग हैं, तो अगर वो नागरिकता छोड़ते, कार्ड होल्डर की सिर्फ छोड़ते हैं, तो आपकी नागरिकता नाबालिग बच्चों की स्वतः समाप्त हो जाएगी। और पंजीकरण रद्द होने की बात करें तो ये सरकार कब इसे छीनती है? तो अगर आप इसे गलत तरीके से प्राप्त करते हैं तब छीन लिया जाएगा इसे, या संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने लगेंगे, यानी OCI कार्ड पाने के बाद, OIC कार्ड पाने के बाद आप लगे संविधान की आलोचना करने लगे, संविधान को नीचा दिखाने, ये तब सरकार क्या कर लेगी? आपसे ये कार्ड छीन लेगी। अब बात करते हैं या भारत से संबंधित युद्ध में शत्रु से संपर्क करने पर, यानी आपको हमने दे रखा है OIC और आप क्या कर रहे हैं? हम किसी देश के साथ युद्ध करें तो दुश्मन देश के साथ जाकर बातें साझा कर रहे हैं, तो इसमें भी छीना जा सकता है। या ऐसा करना जब देश हित में हो या न्यायालय ऐसा आदेश जारी करे, यानी कि अगर आपको OIC दिया गया है और ऐसा करना है, उसे छीनना दस चाहता है कि इससे आपसे छीन लिया जाए, तो सरकार ऐसे छीन सकती है। या न्यायालय कह दे कि इससे बहुत जल्दी OIC कार्ड छीन लिया जाए, तो सरकार क्या करेगी? OIC कार्ड आपसे छीन लेगी। या आखिरी बात करें तो एक विवाह रहते हुए अगर आप दूसरा विवाह भी कर लेते हैं तो ये कार्ड छीना जा सकता है। और ये सारे कानून POIS और OIC वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों पर लागू नहीं होते। तो किन दो देशों के लिए वो भारतीय विदेशी नागरिकता या POIS या OIC कार्ड प्रतिबंधित है? तो आप सीधे बताएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों के लिए ये प्रतिबंधित है। तो दोस्तों हमारी नागरिकता का सेशन यही समाप्त होता है। आगे हम एक नए अपने टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे करंट अफेयर्स के बाद। और दोस्तों मिलते हैं अपने 10-11 मई के करंट अफेयर्स में। तो हमारा ये सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर एक सेशन पसंद आता है तो किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे जरूर से जरूर शेयर कर दें। और अगली स्लाइड में आप इसे एक बार पढ़ लेना चाहिए आपकी, क्योंकि फ्री एजुकेशन हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने 11 जून के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।